नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान कर्मभूमि कथा वस्तु भाग 2 में आपका हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रेमचंद युग में समाज के अंदर अंधविश्वास, छुआछूत, अशिक्षा, किसानों और मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, मजदूरों, इन सब के बीच में संघर्ष की स्थिति हमें दिखाई देती है। ये सभी समस्याएं इतनी प्रबल रूप में इस समाज के अंदर दिखाई दे रही थीं कि इनको अपना विषय बनाकर रचनाकारों ने रचनाएं लिखनी प्रारंभ की। रचनाकारों ने मध्य वर्ग, उसकी समस्याओं, सामाजिक चेतना और उस समय नारी जीवन के विभिन्न पक्षों पर लिखना शुरू किया। नारी किस प्रकार का जीवन यापन कर रही थी, किन किन समस्याओं से वो जूझ रही थी, ये इस समय के रचनाकारों का वर्ण विषय रहा। प्रेमचंद ने तिलस्मी जासूसी, अय्यारी, घटना बाहुल्य और रोमांचक उपन्यास परंपरा, जो उनकी पूर्ववर्ती उपन्यास परंपरा थी, उससे अलग हटकर उपन्यास विधा को जीवन धारा से जोड़ने का प्रयास किया और इस प्रकार से उन्होंने उपन्यास को एक नई दिशा, एक नया आयाम प्रदान किया। कर्मभूमि उपन्यास 1932 की रचना है। यह उपन्यास 350 पृष्ठों में विभाजित है, जो 5 भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग में छोटे छोटे परिच्छेद हैं, जो कथात्मक एक सूत्रता में आपस में निबद्ध हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक परिच्छेद पूर्व की कथा से एक सूत्रता में गुंधा होने के साथ साथ मुख्य प्रसंग को विकसित करता है। प्रासंगिक जितने भी इतिवृत्त हैं, उन्हें भी आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कर्मभूमि यथार्थवादी उपन्यास है। इस उपन्यास में जिन समस्याओं को प्रेमचंद ने उद्घाटित किया है, वे हैं छुआछूत की भावना, जमीन की समस्या, नारी जीवन की समस्या, पत्नी को समानाधिकार प्राप्त होने की समस्या। इसी के साथ साथ उस समय राजनीतिक क्षेत्र में भी उठापटक हो रही थी, तो विभिन्न प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के विषय में इस उपन्यास में प्रेमचंद ने बताया है। लगान की समस्या, इन सब का न केवल उन्होंने अंकन किया, अपितु अपनी दृष्टि से उनका समाधान देने का भी प्रयास किया है। कर्मभूमि की कथा लाला समरकांत और उनके परिवार से संबंधित है। समरकांत को शिक्षा, समय और धन दोनों का अपव्यय लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि व्यक्ति को केवल अपना नाम लिखना, जोड़ घटा करना आना चाहिए। इसीलिए वो समय पर अमरकांत की फीस के पैसे भी नहीं देते, जिससे अमरकांत को अपने सहपाठियों और अन्य टीचरों के सामने लज्जित होना पड़ता है। अमर 8 वर्ष की अल्पायु में ही अपनी माता के ममत्व से वंचित बालक है। वे माता के कटु व्यवहार और पिता की रुक्षता से वो दुखी रहता है, बेचैन रहता है। गांधी जी के प्रभाव स्वरूप वह नित्य प्रतिदिन चरखा काटता है। इसके साथ साथ वो अपने पिता समरकांत के लेन देन के व्यवहार
और जो उनका व्यापार है उसमें सहयोग नहीं देना चाहता। 19 वर्ष की आयु में उसके पिता लखनऊ की सन्नाटे विधवा रेणुका देवी की पुत्री सुगदा से कर देते हैं। सुगदा क्योंकि ऐश्वर्य में पली है, बड़ी है, और इसलिए वो कहीं ना कहीं समरकांत के विचारों से सहमत है। अतः अमरकांत के साथ उसके वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। अमरकांत सुगदा के समझाने पर अपने पिता की दुकान पर बैठना स्वीकार कर लेता है, किंतु वहां होने वाली चोरी के माल की खरीद बेच से तालमेल नहीं बिठा पाता। निरंतर पठानिन के घर आने जाने से वह उसकी पौत्री सकीना से प्रेम करने लगता है। पठानिन ये जानकर कि अमरकांत विवाहित है, वो सकीना का विवाह अन्यत्र तय कर देती है। अमरकांत को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वह समरकांत द्वारा दी जाने वाली महीने की आर्थिक सहायता को बंद कर देता है। म्युनिसिपल बोर्ड की सदस्यता लेने पर समरकांत अमरकांत से इतने क्षुब्ध हो जाते हैं कि वे उसे आदेश देते हैं कि वो अपने रहने का प्रबंध कहीं और कर ले। इसलिए अमरकांत 10 रुपए मासिक पर मकान लेकर अपनी पत्नी सुगदा, अपने बच्चे, अपनी बहन नैना और नौकरानी सिल्लो के साथ वहां रहने चला जाता है। जीविकोपार्जन के लिए वो खद्दर बेचना शुरू कर देता है और सुगदा 50 रुपए मासिक आय पर स्कूल में अध्यापन का कार्य करने लगती है। लाला समरकांत बच्चों के जाने से और कुछ आयु के कारण रुग्ण रहने लगते हैं। उनकी रुग्णता का समाचार पाकर सुगदा वहां जाकर उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था करती है, किंतु अमरकांत अपने पिता से मिलने नहीं जाता। उपन्यास का यह कथांश अमरकांत के स्वाभिमानी होने, परिश्रमी होने तथा सुगदा के उच्च संस्कारों पर प्रकाश डालता है कि वह सब बातों को छोड़कर इस बात को मानती है कि एक बहू के रूप में समरकांत के प्रति उसके कुछ दायित्व हैं जिसे उसे करना है। शहर की कथा को गांव की से जोड़ने के लिए प्रेमचंद ने सकीना का पत्र पाकर अमरकांत द्वारा खादी की साड़ी उपहार स्वरूप लेकर वहां जाने, पठानिन द्वारा तिरस्कृत किए जाने और अमरकांत को निकालने के लिए मार्ग में सलीम के मिलने और समर को वहां बुलाकर उनमें आपस में सुलह कराने की घटनाओं को जोड़ा है। अमरकांत घर शहर छोड़कर जाने का निश्चय करता है। इतना ही नहीं, अमरकांत काशी जाकर गंगा के किनारे रैदासों के गांव में रहना शुरू कर देता है। वहां पर गूदड़ चौधरी की बहू मुन्नी से उसकी भेंट होती है। ये मुन्नी वही है जिसे गोरों द्वारा बलात्कार का शिकार होना पड़ा था, जिस पर एक हत्या का अभियोग लगा था और बाद में मुकदमे में उसे बरी कर दिया गया था।
सबके सम्मिलित प्रयासों से अमरकांत गांव में व्याप्त जाति भेद, अशिक्षा, मृतक मांस तथा मदिरा के सेवन इत्यादि कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास करता है। इतना ही नहीं, अमरकांत रात्रि पाठशाला चलाने लगता है और इस प्रकार से उसे लगता है कि जो बालक सुबह पढ़ने नहीं आ सकते वो उसकी रात्रि पाठशाला में आकर शिक्षा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, वह अपनी कर्तव्य निष्ठा, परिश्रम, सेवा भाव के कारण जल्दी ही गांव में लोकप्रियता प्राप्त कर लेता है। वो बिना किसी भेदभाव के जिस व्यक्ति को जहां उसके सहयोग की आवश्यकता होती है वहां पहुंच जाता है। इस प्रकार के प्रसंग नियोजित करके प्रेमचंद ने कथा को न केवल विकसित किया है, अपितु ये प्रसंग सायास नियोजित न होने पर भी एक दूसरे के साथ इस प्रकार से गुंथे हुए हैं, पूर्वापर क्रम में जुड़े हुए हैं कि वो एक दूसरे के पूरक लगते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि इन प्रसंगों को जानबूझ के लेखक ने जोड़ा है। स्वाधीनता आंदोलन के समय दो प्रमुख केंद्र बने थे, एक शहर और एक गांव। इन दोनों ही स्थानों की अपनी अपनी समस्याएं थीं, अपने अपने कार्य व्यापार थे और इन दोनों के ही मध्य एक समांतर रेखा के माध्यम से प्रेमचंद ने इन दोनों ही केंद्रों को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। शहर में विभिन्न आंदोलनों के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। इतना ही नहीं, यहां पर भी ऊंच नीच की समस्या, जाति पाति का भेद, छुआछूत की भावना हमें दिखाई देती है। यद्यपि शहरों में इस प्रकार की भावनाएं गांव की तुलना में कम थीं, किंतु हम ये नहीं कह सकते कि शहर में ये समस्याएं हमें दिखाई नहीं दे रही थीं। अमरकांत के पिता समरकांत दान धर्म में विश्वास रखते हैं और इसीलिए वे ठाकुर द्वारे का निर्माण कराते हैं, किंतु उनके अंदर भी छुआछूत की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और इसीलिए वे ठाकुर द्वारे में दलितों, हरिजनों के प्रवेश की अनुमति नहीं देते। इस प्रकार से प्रवेश ना मिलने के कारण हरिजनों में असंतोष की लहर भर जाती है, आंदोलन छिड़ जाता है और तब वो गोली चलाने का निर्णय ले लेते हैं। यहीं पर सुगदा आकर किसी प्रकार से इस आंदोलन को शांत करने का प्रयास करती है और हरिजनों को ठाकुर द्वारे में प्रवेश दिलाना चाहती है। इसके साथ ही इस कथांश में प्रेमचंद ने ईश्वर स्थान पर होने वाले दूध दही के अपव्यय, घी के अंदर चर्बी मिलाकर बेचने, रिश्वत की बात की है और किस प्रकार से पंडे पुजारी जो उन्हें ज्यादा धन देता था उसे भगवान के नजदीक जाने की अनुमति दे देते थे, या किस प्रकार से वो दर्शनार्थी
हरिजनों पर प्रहार कराते थे। इन सब बातों को बहुत विस्तार से और यथार्थ रूप में अंकित किया है। पुजारी द्वारा दर्शनार्थियों पर प्रहार करने की स्थिति में प्रोफेसर शांति कुमार आहत हो जाते हैं। सुखदा के नेतृत्व में यद्यपि हरिजनों के लिए ठाकुरद्वारे के द्वार खुल जाते हैं, किंतु फिर भी उनके साथ उस प्रकार की बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता जैसा होना चाहिए। समाज में उनकी स्थिति यथावत बनी रहती है। इतना ही नहीं, मिनिस्टर बोर्ड में सुखदा के द्वारा निर्धनों के लिए सस्ते आवासों के लिए दी जाने वाली आवेदन को भी अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसलिए मजदूर आंदोलन जोर पकड़ने लगता है। समरकांत को कुछ समझ नहीं आता और इसलिए वे इस आंदोलन को रुकवाने के लिए गोली चलवाते हैं। सुखदा इस आंदोलन का क्योंकि नेतृत्व कर रही थीं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और लखनऊ के सदर जेल में भेज दिया जाता है। कथा धीरे धीरे विकसित होती है। आईएएस अफसर सलीम की नियुक्ति उसी रैदासों के गांव में कर दी जाती है जहां अमरकांत था। वहां अमरकांत उसे सुखदा, रेणुका, समरकांत और उनके सामाजिक क्रियाकलापों से अवगत कराता है। ये सलीम वही है जो बचपन में अमरकांत के फीस ना भरने पर उसकी फीस भर दिया करता था, जिससे उसकी शिक्षा में कोई व्यवधान ना आए। आईएएस अफसर बनने के बाद भी इन दोनों की मित्रता में कहीं कोई कमी नहीं आती। गांव में महंत द्वारा कठोरता से लगान वसूलने से शिक्षक समुदाय आक्रोश में भर जाता है। अमरकांत महंत से व्यक्तिगत रूप में मिलता है और कृषकों को 4 आने की छूट दिलवाता है, किंतु कृषकों के लिए यह छूट अपर्याप्त थी। अमर उन्हें पुनः आंदोलन करने से रोकता है। इसी समय उसे नैना के पत्र के द्वारा सुखदा के जेल जाने की सूचना मिलती है और तब अमरकांत, जिसने आंदोलन को रुकवाने का प्रयास किया था, वही लगान देना बंद करने के लिए किसानों को उकसाता है और बलवा कराने की साजिश रखता है। सलीम उच्च पदाधिकारी गजनवी के आदेश पर अमरकांत को गिरफ्तार कर लेता है। यहां पर प्रेमचंद ने इस बात का भी संकेत किया है कि अमर को गिरफ्तार करने के लिए सलीम खुद जाता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि कोई और अफसर या पुलिस वाला जाएगा तो वो अमर के साथ कठोर व्यवहार करेगा। जेल में अमरकांत को बांध बांटने का कार्य दिया जाता है। सलीम जब गांव का दौरा करता है, तब उसे कृषकों की सही स्थिति का पता चलता है। उसे दुख होता है कि इतना लगान वो कैसे दे पाएंगे और इसलिए वह उनके पक्ष में अपनी रिपोर्ट हाकिम को भेजता है। रिपोर्ट किसानों के हक में भेजने के कारण उसे अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ता है। यहां पर
कृषकों से पशुओं को कुर्क कराने के लिए मिस्टर घोष के साथ उसका संघर्ष होता है और उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इस समय तक उसका विवाह सकीना से हो चुका है। सकीना और पठानिन आंदोलन का नेतृत्व करने लगती हैं, क्योंकि अमरकांत, सलीम, सुगदा ये सारे के सारे जेल में पहले ही थे। शहर में मजदूरों के स्थान पर धनाढ्य धनीराम को उसकी भूमि आवंटित कर दी जाती है। और यहाँ प्रेमचंद ने बताया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि धनीराम धनाढ्य था, इसलिए बहुत कम दामों पर उसे वो जमीन मिल जाती है। इसका भी विरोध किया जाता है। रेणुका देवी जो सुगदा की मां है, अमरकांत की सास हैं, वो हड़ताल का आह्वान युक्त भाषण देती हैं और इस भाषण के कारण उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। धनीराम का पुत्र मनीराम नैना की हत्या कर देता है। उपन्यास के इस अंश तक आते आते अमरकांत, समरकांत, सलीम, शांति कुमार, सुगदा, सकीना, पठानिन, काले खां सभी के सभी लखनऊ की सदर जेल में गिरफ्तार होकर चले जाते हैं। काले खां आजीवन चोरी डकैती का काम करता है, किंतु जेल में आकर अपने कर्मों का प्रायश्चित करता है। अंत में जेलर के अत्याचारों के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। धनीराम के प्रयासों से कालांतर में सभी पात्र अपने अपने अभियोगों से मुक्त कर दिए जाते हैं। अमरकांत, सलीम तथा 2 अन्य व्यक्तियों और बड़े साहब से बनी 5 व्यक्तियों की कमेटी समझौते की राह अपनाने के लिए विचार विमर्श करते हैं, जिससे संघर्ष समाप्त हो जाता है और प्रेमचंद के आदर्शों अनुरूप जिस प्रकार का उन्होंने एक सामाजिक आदर्श लेकर इस उपन्यास की रचना करने का प्रयास किया था, वैसा वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाती है। अगर हम देखें तो कर्मभूमि युग बोध पर आधारित उपन्यास है, जिसमें विभिन्न समस्याओं को उद्घाटित किया गया है, यथा अछूत समस्या, नारी स्वातंत्र्य की समस्या, देश सेवा की भावना और स्वाधीनता के विभिन्न प्रयास। जिन परिस्थितियों से लेखक का आमना सामना नहीं भी हुआ था, उनका अंकन भी उन्होंने यथार्थ रूप में अपने इस उपन्यास में किया है। ये कथानक अपने आप में जिज्ञासापूर्ण है, रोचक है, पाठकों को आद्यंत बांधे रखता है। इतना वृहद उपन्यास 350 पृष्ठ पर कहीं पर भी पाठक बोझिल नहीं होता। उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसे बीच में छोड़ दूं, और इसका श्रेय प्रेमचंद की लेखनी, उनकी शैली, उनकी भाषा पर जाता है। विस्तृत अध्ययन मनन, परिपक्व अनुभवों से युक्त यथार्थ अंकन करने में प्रेमचंद समर्थ रहे हैं। रैदासों और उनके जीवन में व्याप्त कुरीतियों को उन्होंने इस प्रकार से अंकित किया है कि सभी की सभी कुरीतियां पाठक के सामने सजीव होकर उपस्थित हो जाती हैं।
प्रेमचंद का ये उपन्यास अपनी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो प्रेमचंद की कला का परिमार्जित और विकसित रूप हमारे सामने उपस्थित करता है। यह उपन्यास प्रेमचंद के उद्देश्य को सफल बनाता है। प्रासंगिक कथाएं मुख्य कथाओं के साथ इस प्रकार से गुंथी हुई हैं कि वो अलग नहीं लगती, वो कथा के रूप को ही विकसित करती दिखाई देती हैं। इस उपन्यास में सभी प्रसंग आपस में जुड़े हुए हैं। पात्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से घटनाओं से संबंधित हैं और नगर तथा ग्राम दोनों स्थानों पर प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास के माध्यम से कर्म पर जोर दिया है। अपने अगले वक्तव्य में हम कर्मभूमि उपन्यास के पात्रों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।